इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी जहां करोड़ों लोगों के आस्था का केंद्र है राम मंदिर, और वहां पे बैठ के आप इस तरह के कृत्य कर रहे हैं। अब तो खुल के आ गई है डायरी में चीजें। आप नपेंद्र राय के ऊपर, नपेंद्र मिश्रा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी चोरी का जो भांडा था वो फूट चुका है, और आप ढूंढते रहिए कि अखिलेश का भेदिया कौन है, खलनायक कौन है। आपको उसकी चिंता नहीं हो रही कि चोरी कैसे हो गई मंदिर में, और ये हमारे लिए रूह मरने वाली बात है। उसका ना आपको डर है ना शर्म है। आपको डर और खतरा इस बात का है कि भेदिया कौन है, और खबर जो है विपक्ष तक कैसे पहुंच गई। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। एक डायरी ने उत्तर प्रदेश की सियासत में हड़कंप मचाकर रख दिया है। चंपत राय की वो डायरी है और उस डायरी में चंपत राय ने लिखा है कि मैंने चंदा चोरी की बात पता चलने पर एफआईआर इसलिए नहीं करवाई क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, और अगर मैं एफआईआर करवाता तो जाहिर तौर पर चुनाव पर जो है इसका असर पड़ता। अब चुनाव पर असर पड़ता तो किस पार्टी को सबसे ज्यादा धक्का लगता। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी को, योगी आदित्यनाथ डबल इंजन की सरकार के मुखिया हैं, उनको असर पड़ता। तो उनको बचाने के लिए चंपत राय ने एफआईआर दर्ज नहीं करवाई और सनातन प्रेमियों के साथ सीधा सीधा धोखा किया, उनके साथ विश्वासघात किया, क्योंकि चंपत राय को राम मंदिर की पूरी जिम्मेदारी थी और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला इसलिए झाड़ लिया क्योंकि उनको सरकार को बचाना था। अब यह संदेश अगर निकलकर सामने आया है तो उसके पीछे कौन है? समाजवादी पार्टी। अब चंपत राय के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि चंपत राय ये पता लगाए कि भेदिया है कौन, और उसी का पता लगाने में वो शायद जुटे हुए हैं कि खबर लीक हुई कैसे, जबकि वो चाहते नहीं थे कि ये खबर लीक हो। चुनाव के बाद होती तो होती। इस पर बात करेंगे। केपी मलिक जी बृहस्पतिवार हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और आपके सुधी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जी। सर, चंपत राय कह रहे हैं कि चुनाव के चलते चढ़ावा चोरी की एफआईआर नहीं करवाई, यानी कि चंपत राय ये कह रहे हैं कि उनको चढ़ावा चोरी हो रही है ये पता था, और योगी जी की कुर्सी बचाने के लिए, सरकार को बचाने के लिए, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं उस पर गहरा इंपैक्ट पड़ता है इसका, इसलिए उन्होंने बात को दबाने की कोशिश की, लेकिन बात दबी नहीं। अब जब बात खुलकर सामने आ गई है तो चंपत राय जी के लिए इन्वेस्टिगेशन का टॉपिक ये है कि ये बात बाहर आई कैसे, भेदिया कौन है। सवाल यह नहीं है कि किसने चंदा चोरी की, कहां पर गड़बड़ी हो रही थी। सवाल यह है कि कौन है भेदिया जिसने पूरा राज खोल दिया। अच्छा हिमांशु जी, आप क्या ये सोच रहे थे कि चंपत राय जी को चिंता होगी कि चंदा चोरी हो रही है? तो उनको पता ही है भाई। आज उस बात की चिंता नहीं है। आज उस बात की चिंता नहीं है कि भाई परीक्षा में चोरी हो रही है, पर्चा चोरी हो रहा है, पर्चा लीक हो रहा है, उसकी चिंता नहीं है। ये आवाज कौन उठा रहा है, उसको दबाया कैसे जाए, उसको छिपाया कैसे जाए, उसकी चिंता हो रही है। वही यहाँ मंदिर में हो रहा है। मंदिर में चढ़ावा चोरी अगर हो रहा है तो चढ़ावा चोरी की चिंता नहीं है। ये खबर बाहर ना आए, और अब ये खबर बाहर कैसे आ गई उसकी चिंता है। क्योंकि देखिए, जो चिंता की आशंका कर रहे हैं चंपत राय जी, वही तो आशंका सामने आ गई। उत्तर प्रदेश का चुनाव है विधानसभा का, और आज उत्तर प्रदेश में जो हालात आप देख रहे हैं, इसीलिए तो बम बम है अखिलेश यादव। और इसीलिए चंपत राय जी जो है सवाल उठा रहे हैं कि भेदिया कौन है, खलनायक कौन है, अखिलेश का भेदिया कौन है हमारे बीच में, विभीषण कौन है। अब विभीषण तो ये इसलिए बता रहे हैं ना कि लंका तो कह नहीं सकते अपने आप को, तो इसलिए विभीषण नहीं कह रही है, खलनायक कह रही है, भेदिया कह रहे हैं। संजय जी, कितनी विभत्स तस्वीर हमने कल देखी पटना में। 6 साल के बच्चे को पुलिस गोदी में ले जा रही है उठा के, सोचिए। और 6 जवान पुलिस के घेर लेते हैं उसको। 6 साल के बच्चे को छह छह जवान घेर रहे हैं। इतनी डरी हुई सरकार है, इतनी डरी हुई सरकार है। लेकिन वो जेनजी अल्फा है, और जेनजी अल्फा बड़ा खतरनाक है। मैं लगातार कह रहा हूं कि जो नेता नहीं कर पाए विपक्ष के, जो युवा नहीं कर पाए, जो कॉकरोच नहीं कर पाए, वो जेनजी अल्फा कर रहा है। जेनजी अल्फा लगातार सड़कों पे है। उसने सरकारों के नाक में दम कर रखा है, हर राज्यों की सरकारों में। रोज स्कूलों की नई नई घटनाएं, और
और सरकार के कान पे अभी तक जू नहीं रेंग रही है। डरी हुई जरूर है, अभी भी आदेश आ रहे हैं, आदेश चिपकाए जा रहे हैं स्कूलों के गेट पे, ये आपको अंदर आना अलाउ नहीं है, उसको प्रतिबंधित क्षेत्र बता रहे हैं स्कूल को, तो वहां नहीं जा सकते आप। जैसे कोई साइंटिस्ट वहां पे कोई परमाणु बम का जो है प्रयोग चल रहा हो, कोई बहुत बड़ी रिसर्च चल रही हो, किसी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश निषेध है, ऐसे वहां पे काम कर रहे हैं आप स्कूलों में। तो ये जताता है कि सरकार कितनी गिर गई है, कितनी निकम्मी सरकार है। पर्चे लीक हो रहे हैं, परीक्षा रीद हो रही है, छात्र सड़क पे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे, छात्र, छोटी छोटी लड़कियां शिक्षा की दुहाई दे रहे हैं भाई। अरे वो कोई सरकार, वो कोई विपक्ष थोड़ी है कि सत्ता मांग रहे हैं आपसे। वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि कुर्सी से इस्तीफा दीजिए, हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हम विधायक बनेंगे, हम मंत्री बनेंगे। वो ये कह रहे हैं हमें कुछ नहीं बनना भाई, आप हमारा जो मौलिक अधिकार है, हमें जो शिक्षा का अधिकार है, हमें वो तो दो। हमें तो शर्म आ रही है अपने ऊपर, अपने जैसे लोगों के ऊपर शर्म आ रही है कि हमने ये क्या दिया इन बच्चों को। ये हमारे गिरेबान पकड़ पकड़ के पूछेंगे कि ये क्या बना के दे रहे हो आप हमें, आपने हमें क्या दिया। ये हमारे डूब मरने का सवाल है। जो लोग आज जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, ये उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और ये चाहे जेनजी हो, चाहे जेनजी अल्फा हो, ये हमारे गिरेबान में हाथ डाल के पूछेंगे कि आपने क्या किया। और डूब मरने की जगह नहीं मिलेगी जिम्मेदार लोगों को। मैं तो चेतावनी दे रहा हूं कि सुधर जाओ और तुकाराम के रास्ते पे आ जाओ। एक तुकाराम अपना काम ईमानदारी से कर रहा है और वो हीरो बन गया है युवाओं का, लोगों का। वो बहुत बड़ा अनोखा काम नहीं कर रहा है, वो सिर्फ ईमानदारी से काम कर रहा है। तो भाई ईमानदारी से काम कर लो, कुछ तो कर लो। बेईमान तो होते रहे हैं, राक्षस तो होते रहे, रामायण काल में भी हुए, महाभारत काल में भी हुए हैं, लेकिन सारे तो नहीं हुए ना, अच्छे लोग भी तो थे, तो बैलेंस हो जाती थी चीजें। आज बैलेंस ही नहीं हो रही, क्या हो गया भाई ये। और बैलेंस शायद इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि हर मन में चोर भरा हुआ है। वो दिखे भले ना, लेकिन चोर सबके मन में है। वो जो निष्कलंक बता दिया जाता है, वो निष्कलंक है नहीं असल में। उनकी देखरेख में अगर चंदा चोरी हो रही थी और उन्होंने उस राज को दबाने के लिए अगर प्रयत्न किए, तो फिर वो निष्कलंक कैसे रह गए। और अगर निष्कलंक नहीं है, तो अब डायरी मिलने के बाद, जिस डायरी का जिक्र किया जा रहा, लगातार खबरें छप रही हैं, अब तो एफआईआर हो जानी चाहिए ना चंपत राय के खिलाफ। अनिल मिश्रा और तमाम जो लोग, गोपाल राय, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे थे और जो नहीं भी बैठे थे, लेकिन उनकी जो है पहुंच बड़ी ऊपर तक थी, उन पर अब एफआईआर होनी चाहिए। योगी जी को कम से कम ये दूध का दूध और पानी का पानी कर देना चाहिए। या फिर यहां ऐसे ही चलेगा सर कि हम तुमको बचाएंगे, तुम हमको बचाओ। ये जो तमगा दिया था निष्कलंक का, ये किसने दिया था? ये निष्कलंक का तमगा कहां से आया था? ये किसने बताया था ये? अरे खुद ही चोरी करो, खुद ही डकैती करो, खुद ही एफआईआर करो, खुद ही एसआईटी बनाओ, खुद ही रिपोर्ट दे लो, खुद ही दूध का दूध पानी का पानी कर दो, खुद ही निष्कलंक बन जाओ। तो जब खुद ही करना है, तो फिर तो निष्कलंक के आगे एक वो कौन सा लगाते हैं 1008, और मैं कह रहा हूं 5 लाख, 5 करोड़ 8 लगा लो, और फिर बताओ निष्कलंक कौन पूछ रहा है यहाँ? आज कोई पूछने वाला है? इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी, जहां करोड़ों लोगों के आस्था का केंद्र है राम मंदिर, और वहां पे बैठ के आप इस तरह के कृत्य कर रहे हैं। अब तो खुल के आ गई है डायरी में चीजें। आप नपेंद्र राय के ऊपर, नपेंद्र मिश्रा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी चोरी का जो भांडा था वो फूट चुका है, और आप ढूंढते रहिए कि अखिलेश का भेदिया कौन है, खलनायक कौन है। आपको उसकी चिंता नहीं हो रही कि चोरी कैसे हो गई मंदिर में, और ये हमारे लिए डूब मरने वाली बात है। उसका ना आपको डर है, ना शर्म है। आपको डर और खतरा इस बात का है कि भेदिया कौन है, और खबर जो है विपक्ष तक कैसे पहुंच गई, और और श्रेय यहाँ तो अखिलेश उधर तक यादव को नपेंद्र कैसे। मिश्रा पर भी उंगली उठ रही ना सर, कि 14 इंटरव्यू इन्होंने कैसे दिए इतने दिनों में। नेशनल चैनल्स पर जाकर हम लोग भी सवाल पूछ रहे थे कि नपेंद्र मिश्रा आखिरकार ये डकैती क्यों कहने लगे, अचानक से क्या हो गया। तो अब धीरे धीरे करके जो चोर चोर मौसेरे भाई थे, अब समझ में आ रहा है आपसी लड़ाई क्या हो रही है। नहीं, हिमांशु, इसमें अगर आप देखेंगे,
ये कुछ कुछ लड़ाइयां खुल रही हैं अभी, और अभी शुरुआत हो गई है। और उस लड़ाई का आप ये देख रहे हैं कि उस लड़ाई का जो निर्णय है या उस लड़ाई का हश्र है, वो आप धर्मेंद्र प्रधान के रूप में देख रहे हैं कि जो आज चीजें चल रही थी, एक एक करके विकेट गिरने शुरू हो गए हैं। आपको मैंने पहले भी कहा है चैनल पे, इसी चैनल पे कहा है कि देखिए उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की कितनी बढ़िया सरकार मानी जाती थी, और वो सरकार में मतभेद हुए और उसके बाद राजनाथ जी मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद 30 साल के लिए गर्त में चली गई भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली में साहब सिंह वर्मा की सरकार थी, और कहा कि प्याज के रेट 3 गुने बढ़ गए हैं। उनको हटा के सुषमा स्वराज को बनाया, और सुषमा स्वराज जी ने ऐसा राज चलाया कि 3 दशक लग गए भारतीय जनता पार्टी को वापस आने। तो जिस प्रकार की रणनीति चल रही है, तो मुझे तो अब ये लगने लगा है कि केंद्र की और यूपी की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की फिर रसातल में जाने वाली है। अब लोगों को विरोध नहीं रहा भारतीय जनता पार्टी से, अब लोगों को भारतीय जनता पार्टी से नफरत होने लगी है। आपको शर्म ही नहीं आ रही किसी भी चीज पे, आप बेशर्मी से बात कर रहे हैं। कल आपके उत्तर प्रदेश का ही एक वीडियो आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जितने निगम पार्षद हैं, जितनी रिश्वत आएगी, जितना पैसा आएगा, ईमानदारी से सब में बांटा जाएगा, और सौगंध ले रहे हैं इस बात की। ये हमें डूब मरने वाली बात नहीं है, ये हमको इंसान है, मानव है, या हम पशु हैं? खुलेआम आप रिश्वत का डंका पीट रहे हैं, पुल गिर रहे हैं, जो सड़कों में गड्ढे हो रहे हैं, सड़कें ढह रही हैं, और अब जो भी हम योजनाएं लेके आ रहे हैं, स्कूलों की छतें गिर रही हैं, अस्पताल में पानी भर रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं? कोई पूछने वाला नहीं है इस सवाल को। तो ये असर जब पार्टी का हो गया है, तो आने वाला अंत जो है, वो बहुत अच्छा मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा आने सर, वाले कुछ चुनाव में आने वाले चुनाव में इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आपको घबराई हुई दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी नए-नए पैंतरे ला रही है। पिछले दिनों आपने सुना कि महिलाओं के खाते में 50,000 तक डलवा देंगे। अब नया आदेश आ गया कि महिलाओं को बसों में फ्री कर देंगे। आपको 9 साल में ये चीजें समझ में नहीं आई, और 6 महीने इलेक्शन से रह गए हैं, ये आपको सब चीजें याद आने लगी हैं, और महिलाओं पे आपका फोकस शुरू हो गया है। क्योंकि महिलाओं की याद आ रही है आपको बिहार की तरह के उन्होंने 10,000 डलवाए थे, और हम 50,000 डलवा देंगे, और बम बम सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन जाएगी। ये काट की हड्डी है, ये बार बार नहीं चढ़ती। जिस प्रकार से महिलाओं का, लड़कियों का अपमान आप कर रहे हैं, जो लड़कियां स्कूल जा रही हैं, वो 5-5 फीट पानी में से निकल के जा रही है, कई जगह कीचड़ में से जा रही है, स्कूल में छतें गिर रही हैं, स्कूल में उन लड़कियों को बाथरूम जाने के लिए टॉयलेट नहीं है। वो 6 घंटे या 7 घंटे, 5 घंटे स्कूल में किस हालत में बैठी होंगी? वो कहाँ जाए टॉयलेट? बाथरूम करने कहाँ जाएंगी लड़कियां, बालिका? लड़का तो चलो इधर उधर कहीं करके आ भी गया, लड़कियां कहाँ जाएंगी भाई? इस पे किसी ने सोचा है? कल हमारे इधर शामली से एक वीडियो आया है कि गाय को लाके एक प्लॉट में बंद कर दिया है, और वहां पे 3-3 फीट जो है कीचड़ है, और उसमें धस के गाय मर रही है, भूखी मर रही है, उनके बछड़े मर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि हम गौशाला ही चला रहे हैं, हम गौ माता की रक्षा कर रहे हैं, गो हत्या पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये जितने आपके दावे थे, जितनी आपकी नीति थी, सब फुस हो गई। भारतीय जनता पार्टी के पास आज कहने को कुछ नहीं बचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना हथियार था हिंदू मुस्लिम वाला, वो भी कुछ नहीं हो पा रहा है उसमें। वो वाला हाथी भी मतलब खड़ा नहीं हो पा रहा है हिंदू मुस्लिम वाला। उसमें भी इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, कहीं चल ही नहीं रहा है। अब ये महिलाओं पे आ गए कि महिलाओं को थोड़ा भरमा के, उनको जो है थोड़ा-सा इस तरह से बहका के और कुछ वोट ले लिए जाए, इस तरह की रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन चारों रास्ते बंद हो चुके हैं अब रास्ता कोई दिखाई दे नहीं रहा है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि बहुत मजबूत विपक्ष आ गया है और विपक्ष कल को बहुत अच्छा कर देगा। वो क्या करेगा, नहीं करेगा, हमें नहीं पता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है देश में और प्रदेश में, वो कहीं न कहीं अ, आदमी को परेशान करने वाला है। जब बच्चों को अपनी शिक्षा के लिए, हेल्थ के लिए, बच्चों को खाने-पीने की चीज़ों के लिए इस तरह लड़ाई लड़नी पड़े, तो वो दुर्भाग्य है। देश का भी दुर्भाग्य है, देश के कर्णधारों का भी दुर्भाग्य है, और जो ज़िम्मेदार पदों पे लोग बैठे हैं, उनका दुर्भाग्य है।
हमारे पुरखे हमें अच्छी हालत में स्कूल दे के गए, शिक्षा दे के गए, सीमित संसाधनों में हम भी पढ़ के आए हैं, सीमित संसाधनों में ईमानदारी से उन्होंने काम किया। ईमानदारी में उन्होंने बताया भाई 4 कमरे हैं, 2 कमरे टीन में चलेंगे, लेकिन आराम से चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आज आप पैसा खा रहे हैं, कमरों के नाम पे कमरे नहीं बन रहे हैं। आज आप शौचालय कह रहे हैं कि आप सबसे पहला मोदी जी ने क्या चलाया था? स्वच्छ भारत अभियान। 12 साल में कहाँ खड़े हम स्वच्छ भारत अभियान में? कहाँ है टॉयलेट? तो हमने जो ये जुमले छोड़े थे, ये जुमले में कहीं दिख रहा है क्या किसी स्टेट में, किसी राज्य में, किसी केंद्र में कुछ जुमले में कुछ दिख रहा है क्या? या सिर्फ जुमले हैं? तो ये जुमले बहुत दिन अब नहीं चलेंगे। अब ये अंतिम दौर की तरफ मामला चल रहा है। जी। और इसीलिए मंत्री भी कह रहे हैं अब नितिन गडकरी जैसे कि अब मेरी उम्र हो गई है, अब दूसरों को मौका देना चाहिए। रिटायरमेंट का प्लान बना रहे हैं। भागवत जी अमेरिका जा रहे हैं तो वहाँ पर उनका विरोध हो रहा है, खुलकर विरोध हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि दबी जुबान में हो रहा है। वहाँ के मेयर कह रहे हैं कि मैं विरोध करता हूँ इनके आने का। आरएसएस को बैन कर देना चाहिए, वहाँ की संस्थाएँ कह रही। तो मोदी जी की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, उससे उनके नेता परेशान हैं। वो गिव अप करने को तैयार हैं। मोदी जी की जो इंटरनेशनल पॉलिसी है, उसके चक्कर में उनके जो संगठन जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है, उनके मुखिया का वहां विरोध हो रहा है। तो मतलब ना घर की नीति सही ना बाहर की नीति सही। हमने हिमांशु देश को पुराने नौकरशाहों के भरोसे छोड़ दिया है। अब आप अगर जितने महत्वपूर्ण मंत्रालयों की बात करेंगे, चाहे रेल हो, चाहे विदेश हो, चाहे तेल हो, चाहे खेल हो, सबको आपने पुराने नौकरशाहों के हवाले कर दिया है। और नौकरशाह की जितनी फितरत मैं जानता हूँ, वो फाइल को दबाने का, रोकने का काम करता है। वो आगे बढ़ के काम नहीं करता। वो सिर्फ फॉर्मेलिटी करता है, वो कागजी कार्रवाई करता है। अगर आप किसी भी मंत्रालय की बात देखेंगे, आज हमारे तेल मंत्रालय का हाल क्या है? आज हमारे रेल मंत्रालय का हाल क्या है? आज हमारे विदेश मंत्रालय का क्या हाल है? इस पे आपको थोड़ा सोचने की आवश्यकता है। हमारे वित्त मंत्रालय का हाल क्या है? हमारी वित्त मंत्री अमेरिका में है, हमारे विदेश मंत्री चाइना में है, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर जापान में है, हमारे मोदी जी निकल रहे हैं 1-2 दिन बाद विदेश यात्रा पे, अजीत डोभाल जी चाइना में है। हम क्या कर रहे हैं? चाइना तो लगातार जमीनें दबा रहा है, अमेरिका तो लगातार हमें दबा रहा है, हमारी दुनिया भर की चीजें कर रहा है। अभी ईरान पे प्रतिबंध लगा दिए। ईरान में 90% हमारा व्यापार बंद हो चुका है। जो चंद कुछ हमारी चीजें वहां जा रही थी, जिसमें मानवता के आधार पर भेजा जाता था, उसमें दवाइयां हैं, चाय है, चावल है, ये चीजें हमारी जा रही थी। अब कल जिस प्रकार से प्रतिबंध लगे हैं, ये भी बंद हो जाएंगे। तो हमारा ईरान से कट हो गया बिल्कुल। हम सबसे बड़ा नुकसान तो हमें है। तो और अमेरिका के सामने तो हमारी औकात है नहीं कुछ कि हम कुछ जवाब दे दें, कुछ बोल दें, कुछ जवाब उसको दे दें। दूसरी चीज आपको ये देखना होगा कि अमेरिका कर क्या रहा है हमारे लिए। अभी ब्रिक्स की बैठक होने वाली है अगले महीने दिल्ली में। उसमें चाइना के राष्ट्रपति भी आएंगे, रूस के राष्ट्रपति भी आएंगे, मोदी जी भी बैठेंगे, ईरान के लोग भी आएंगे। तो उसमें क्या निकलेगा? क्या हमारी विदेश नीति इतनी बढ़िया है कि हम कुछ कर पाए? और अगर अगर हम कुछ करते हैं तो क्या अमेरिका हमें करने देगा? और हम अमेरिका के अगेंस्ट कुछ कर सकते हैं, या हम ये कहने की स्थिति में है कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे क्योंकि हम देश हित में ये फैसला ले रहे हैं? ये बहुत सारे सवाल हैं। तो इन सवालों का जवाब कौन देगा? किसी के पास इन सवालों का जवाब नहीं है। आप देखिए कि किसान के लिए जिस प्रकार से गन्ना किसान को अभी तक पूरा भुगतान नहीं हुआ है, और जो चीनी 35 रुपए 40 रुपए किलो बिक रही थी, वो 80 प्लस आ गई है चीनी। बम है व्यापारी बीच का। चीनी मिल मालिक मजे ले रहे हैं, एथेनॉल बेच कर लोगों की गाड़ियां खराब कर रहे हैं और इधर पैसा कमा रहे हैं। चीनी से भी पैसा कमा रहे हैं, एथेनॉल से भी पैसा कमा रहे हैं, और जो अन्य 2 दर्जन के लगभग उत्पाद बन रहे हैं उनसे भी पैसा कमा रहे हैं। और किसान त्राही मांग, किसान का गन्ना आप 400 450 में ले रहे हैं, जिसकी कीमत ही गन्ने उगाने की, जिसकी कीमत ही 500 से ऊपर जाती है। तो उसको तो कॉस्ट भी नहीं मिल पा रही गन्ना किसान को। तो अब प्याज का देख लीजिए आप इमीडिएटली, प्याज आ गया, हाईलाइट हो गया। चीनी को छोड़िए, कई लोग चीनी नहीं खाते भाई, प्याज के साथ रोटी खा लें, प्याज के 3 गुने रेट हो गए। किसान को कुछ मिल नहीं रहा, किसान प्याज फेंकता फिर रहा है। अभी सब स्टोर कर लिया गया है और व्यापारी दे धनाधन कमा रहे हैं। सरकार तमाशा देख रही है। तो क्या होगा फिर? किसान क्या करेगा?
तो किसान भी आपसे नाराज है, छात्र भी आपसे नाराज है, युवा भी आपसे नाराज है, लोग भी आपसे नाराज है, तो फिर आपके साथ में कौन खड़ा है? ये भी तो विचार करना पड़ेगा सरकार को। वो खड़े हैं ना सर, वो चंदा चोर खड़े हैं जो अपनी भी बचा रहे हैं और सरकार को भी बचा रहे हैं, क्योंकि चंपत राय जी एफआईआर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि चुनाव आ रहे थे। मतलब कितने शर्म की बात है ये बात लिखते हुए। चंपत राय के हाथ नहीं कांपे, अपनी ही डायरी में उन्होंने ही लिखा है जो जानकारी सामने आ रही है। तो फिर मतलब ऐसा कैसे और क्यों, ये सोचने का विषय है सरकार के लिए भी और आम दर्शकों के लिए भी। वो क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।